नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चौधरी सक्सेस प्लस करंट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से एक चोल वंश के शासक राजेंद्र चोला के जीवन और उनके शासनकाल के बारे में, उनके इतिहास के बारे में। राजेंद्र चोला, जिनको राजेंद्र फर्स्ट भी कहा जाता है, ये भारत के ऐसे शासक थे जिनके बारे में कहा जाता है कि भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी सेना इनके अधीन काम करती थी। लगभग 1.5 मिलियन की सेना इनके पास थी, मतलब 15 लाख की आर्मी इनके पास थी। और इनकी नेवी उस समय इतनी ताकतवर थी कि उसको चैलेंज करने वाला इस इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कोई नहीं था। एक ऐसे सम्राट जिनका साम्राज्य ना केवल भारत में फैला हुआ था, बल्कि इनका साम्राज्य पूरे श्रीलंका तक फैला हुआ था। और इनका डोमिनेंस, आप ईस्ट की तरफ देशों में जाएंगे तो लाओस, कंबोडिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया तक फैला हुआ था। इतना बड़ा इनका इन्फ्लुएंस था, चाइना तक इनके रिलेशंस थे। तो इनके जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे और किस तरीके का इनका शासन था उसके बारे में जानेंगे। और आजकल ये चर्चा में भी हैं इनके पिता, और ये किस तरह से इन्होंने शासनकाल चलाया। और इनके यहाँ पे जब शासन चल रहा था तो किस तरीके की फैमिली कॉन्फ्लिक्ट भी हुए, और शासन के दौरान जो इंटरनल वॉर्स होते हैं जिनमें शासक बनने के लिए कि अगला राजा कौन होगा, उसके ऊपर एक मूवी बनी जो 2 भागों में आई, PS1 और PS2। आपने नाम सुने होंगे, पोनियान सेल्वन 1 एंड पोनियान सेल्वन 2। तो ये मूवी जो है इसी चोल डायनेस्टी के ऊपर बनी हुई है। इस चोल डायनेस्टी के ऊपर मैं वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ। चोल डायनेस्टी का पूरा इतिहास मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, उसका रिलीजन, आर्किटेक्चर क्या रहा, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। इसके ऊपर एक और चर्चा थी कि क्या चोल वंश के राजा हिंदू थे या नहीं थे, तो उसको भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। इनके पिता, जिनका नाम था राज राजा, उनकी भी मैं बायोग्राफी कवर कर चुका हूँ। वो भी एक महान राजा थे। उन्होंने इस साम्राज्य को अपने चरम की तरफ पहुंचाया और उसको, उस मुहिम को आगे लेके गए राजेंद्र चोला। तो राजेंद्र चोला जी की हम बात करेंगे इस वीडियो में। भारतीय इतिहास के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर ये कहे जाते हैं। और चोला डायनेस्टी, जिसने भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक रूल किया, उस डायनेस्टी के राजा थे जिसमें करिकाल चोला, विजयाला चोला, आदित्य चोला जैसे महान राजा रहे हैं। उनमें से एक ये भी थे। इनके पिता भी एक महान राजा थे जिनका नाम है राजा राज चोला। राजा राज इन्होंने उपाधि ली थी जिसका मतलब होता है राजाओं के राजा। तो राजा राज चोला के बेटे थे। इन्होंने 1014 से 1044 तक तकरीबन 30 साल तक रूल किया दक्षिण भारत में। और इनका रूल जो है उसको अगर आप देखेंगे तो वो कहाँ तक फैला हुआ था उसकी भी हम बात करेंगे। दक्षिण भारत के संगम एज में आपने चोला डायनेस्टी का नाम सुना होगा। संगम एज पुराने समय की बात है, एंशिएंट एरा में पढ़ते हैं। उसके बाद चोला साम्राज्य को हम मेडाइवल पीरियड में भी पढ़ते हैं। तो चोला, चेरा और पांड्या, ये 3 मेन डायनेस्टी हुआ करती थी दक्षिण भारत की। बाद में चोला डायनेस्टी ने मेडाइवल पीरियड में चेरा और पांड्या दोनों को हरा के पूरे क्षेत्र के ऊपर रूल कर लिया था। और इनका जो साम्राज्य था दोस्तों, वो बहुत बड़ा हो चुका था। और उस दौर में अगर भारत की बात करें, भारत में कौन कौन से साम्राज्य थे उनकी आप देखें तो इधर आप दक्षिण भारत में देखते हैं चालुक्यस थे, यहाँ पे चोलास थे, पांड्यास थे, और इधर पाल डायनेस्टी हुआ करती थी। यहाँ पे बाद में राष्ट्रकूट डायनेस्टी भी आई थी, है ना। और उत्तर भारत में आपको यहाँ पे चौहान डायनेस्टी दिख रही थी, तोमर डायनेस्टी दिखती थी, चंदेलाज, गढ़वाल, है ना, ये सब डायनेस्टीज काम कर रही थी। और उसके बाद यहाँ पे गजनवी के आक्रमण होने शुरू हो गए थे। गजनवी के आक्रमण पहले हो रहे थे लेकिन बाद में मोहम्मद गोरी भारत में आया था। तो वो जो 10वीं शताब्दी के आसपास का मैप है वो ये बताता है कि उस दौरान भारत में किस तरीके के पॉलिटिकल क्षेत्र थे, किस किस के अधीन क्या क्या हो रहा था। तो ये चोल डायनेस्टी शुरुआत में बहुत छोटे से क्षेत्र पे रूल करती थी, लेकिन बाद में इन्होंने इस क्षेत्र को अपने कंट्रोल में ले लिया। दक्षिण भारत के आज के समय के कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु वाला पूरा क्षेत्र इनके कंट्रोल में था। श्रीलंका वाला पूरा क्षेत्र इनके कंट्रोल में था। ईस्ट में इधर वाला जो क्षेत्र है, बंगाल तक इनका रोल था। बंगाल में पालों को इन्होंने हराया है, पाल डायनेस्टी जो थी उनको भी इन्होंने हराया है। कलिंग जो कि उड़ीसा वाला क्षेत्र है उसको भी इन्होंने अपने कंट्रोल में लिया। और इनका जो साम्राज्य है उसको आप देखिए कि कितना बड़ा इनका साम्राज्य था। इनका मेन जो है साम्राज्य इस क्षेत्र में फैला हुआ था। श्रीलंका, ये राजा राज के समय की बात है मेनली। इसके बाद ये साम्राज्य और भी बड़ा और पूरी श्रीलंका इनके कंट्रोल में आ गई थी। तो ये पूरा क्षेत्र तो इनके मेन डोमिनेंस में था। उसके बाद इन्होंने इस क्षेत्र को भी कंट्रोल में लिया और इसको अपने इन्फ्लुएंस में रखा। जो भी यहाँ पे राजा रहे उनको हराया और उनको अपनी अधीनता स्वीकार करवाई। पाल डायनेस्टी को बंगाल में जाके हराया। उसके बाद इधर आप देखेंगे ईस्ट में इन्होंने कई अभियान किए और यहाँ पे कई राजाओं को अपनी मर्जी से राजा बनाया, किंग मेकर बने ये। यहाँ पे आप देखते हैं ये जो देश है, यहाँ पे आज के समय कौन कौन से देश हैं, यहाँ पे
आज के समय अगर आप मैप देखेंगे एशिया का, तो यहाँ पे आपको म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ये मलेशिया, ये देश दिखेंगे, सिंगापुर दिखेंगे। ये देश जो हैं यहाँ पे जो उस समय हुकूमत चलती थी वो भी चोला डायनेस्टी की मर्जी से चलती थी। उनकी मर्जी मुताबिक यहाँ पे जो है राजा बनाए जाते थे। क्यों? क्योंकि चोलों के पास बहुत ताकतवर आर्मी थी, बहुत ताकतवर नेवी थी, जिसकी वजह से इनका डोमिनेंस बहुत दूर दूर तक था और इनका जो ट्रेड था वो भी चाइना तक था, दूर तक ट्रेड था इनका। तो एक ताकतवर किंग के तौर पे, एक ताकतवर साम्राज्य के तौर पे आप चोला एम्पायर को जानते हैं और एक बहुत लंबे समय तक इन्होंने रूल भी किया है। तो वो आप चीजें देखिए कि कैसे कैसे इन्होंने यहाँ के राजाओं को हराया और यहाँ पे उन्होंने रूल स्थापित किया, तो उसकी हम बात करेंगे। तो राजेंद्र चोला जो हैं इन्होंने कहां कहां तक रूल किया है? भारत का जो दक्षिण वाला हिस्सा है, जिसकी मैंने आपको बता दिया, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, है ना, पौंडीचेरी, ये क्षेत्र इनके पास था। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर आप जाएंगे, ईस्ट की तरफ जाएंगे, साउथ ईस्ट की तरफ जाएंगे, इसमें आपको उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है जिसको पहले कलिंग कहा जाता था वो इनके कंट्रोल में था। पालों को इन्होंने हराया है, तो ये क्षेत्र इनके कंट्रोल में था। उसके बाद भारत के बाहर इनका रूल था और जहां तक इनका इन्फ्लुएंस और इनका डोमिनेंस था वो आज के समय के मलेशिया, सिंगापुर, अंडमान निकोबार जो कि भारत का ही हिस्सा है, उस पे भी इसका कंट्रोल था। जो मेनलैंड इंडिया है उससे बाहर की बात करें, श्रीलंका पे इनका कंट्रोल था। उसके बाद सुमात्रा आइलैंड जो कि इंडोनेशिया के पार्ट है वहां पे था, मालदीव्स में था, उसके अलावा थाईलैंड में था, इंडोनेशिया में था। बहुत बड़े भूभाग पे एशिया में इनका रूल था, इनकी डोमिनेंस थी। इतने ताकतवर राजा के तौर पे राजेंद्र चोला ने रूल किया है। इनके पिता ने भी इनको विरासत में बहुत बड़ा साम्राज्य दिया था, लेकिन उस साम्राज्य को ये एक और नई ऊंचाइयों पे लेके गई। इनका जन्म जो है वो तमिल मंथ आदि में हुआ 971 में। एक तमिल फेस्टिवल था तिरुवांतुराई, इस फेस्टिवल के दिन हुआ। और ये जो तमिल मंथ होते हैं वो थोड़े इस तरह से होते हैं। तो आदि मंथ जो है वो अगस्त महीने में मिलता है आपको। तो 971 सीई में, जो आज का कॉमन एरा चलता है, उसी में इनका जन्म हुआ। और उसके बाद राजेंद्र चोला जो हैं उनके पिता का नाम आप जानते हैं कि राजा राज चोला था, और इनकी मदर का नाम जो था वो था तिरुपुनवाना मेडिवियार। तो ये इनकी मदर का नाम था। एक चीज के लिए मैं पहले ही आपसे माफी चाहूंगा कि मुझे तमिल प्रोनाउंसिएशन और दक्षिण भारतीय भाषाएं उतनी नहीं आती, मतलब बिल्कुल ही नहीं आती, तो मैं उनके नाम ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूं, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे। और इनका बचपन का जो नाम था राजेंद्र चोला का, वो था मधुरत्न गंग इनका बचपन का नाम था। और उसके बाद इन्होंने जब राजा बने तो राजेंद्र चोला नाम से ये इन्होंने शासन किया, ठीक है, उपाधि ली एक तरह से। उसके बाद इनकी मदर जो है, उनकी बचपन में ही, ये जब छोटे थे तभी उनकी मदर की डेथ हो गई थी। तो उनकी एक आंट थी जिनका नाम था कुंडाबाई ने इनको पाला, बड़ा किया। और कुंडाबाई जो थी वो ईस्टर्न चालुक्यों की जो है क्वीन हुआ करती थी। ईस्टर्न चालुक्य किंग विक्रमादित्य जो हैं उनकी क्वीन हुआ करती थी। और ईस्टर्न चालुक्यों ने चोला के अधीनता स्वीकार कर ली थी। ईस्टर्न चालुक्य, वेस्टर्न चालुक्य, दो ब्रांचेज हुआ करती थी उनकी। हम आगे मैप में भी आपसे डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैप में मैं आपको थोड़ा सा अगर बताऊं तो ईस्टर्न चालुक्य किधर थे? ईस्टर्न चालुक्य जो है वो वेणी के आसपास वाले क्षेत्र में थे। यहाँ पे ईस्टर्न चालुक्य हुआ करते थे जिन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी चोलों की, और इधर वेस्टर्न चालुक्य हुआ करते थे जिनको बादामी के चालुक्य, वतापी चालुक्य कहा जाता है। उन्होंने पूरी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। चालुक्यों के साथ चोलों के कई युद्ध हुए, इसमें कई बार जो है चालुक्यों को चोलों ने हराया, और लास्ट में बहुत लेट जाकर जो है उसके बाद चोलों को भी उन्होंने एक बार हराया। सोमेश्वर वर्धन के समय पे, सोमेश्वर जब राजा हुए थे चालुक्यों के, उस समय उन्होंने हरा दिया। तो उसके बाद जो है चोल जो है वो आगे नहीं बढ़ पाए चालुक्यों की तरफ, वेस्टर्न चालुक्यों की तरफ। तो ये ईस्टर्न चालुक्यों की एक रानी थी जो कि चोलों की ही अधीनता में रहते थे। उनकी रानी ने इनको पाला, बड़ा किया। उनका एक बेटा था नरेंद्र, और ये नरेंद्र जो है ये भी कहानी में रहेगा। नरेंद्र को इन्होंने सपोर्ट किया था ईस्टर्न चालुक्यों का राजा बनने के लिए आगे चल के। तो ज्यादातर समय जो है उन्होंने यहीं पे बिताया। उसके बाद जब ये बड़े हो रहे थे, वैसे तो राजा राज के कई बेटे थे, लेकिन राजा राज ने अपने इस बेटे को, राजेंद्र को, डिक्लेयर किया अपना हेयर कि इनके बाद राजा कौन बनेगा, युवराज कौन रहेगा, राजेंद्र रहेगा। उनको उन्होंने कहा कि अगला राजा ये होगा। ये बात स्वीकार कर ली गई और
अंतिम समय में जब फाइनल ईयर थे राजा राज के, उस समय इन्होंने उनकी काफी मदद करी, कई सारी लड़ाइयों में भी उनकी आर्मी को इन्होंने लीड किया है। एडमिनिस्ट्रेशन में भी चोला एम्पायर के इन्होंने काफी लीडिंग रोल में रहे हैं। 1012 से 1014 के बीच में बड़े हो रहे थे तब, जब राजा बनने से पहले का इनका समय था उस समय। और जब राजा बनने से पहले का समय था उस समय इन्होंने कई लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं चोल साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए और उसके विस्तार के लिए। जब राजेंद्र चोला जब राजा नहीं बनी थे उस समय की बात कर रहा हूँ, उस समय वो एक मिलिट्री लीडर की तरह काम कर रहे थे, एक प्रिंस की तरह कर रहे थे, क्राउन प्रिंस थे उस समय। तो उनके पिता जब थे उस समय भी इन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी और चोल साम्राज्य को उनमें विजयश्री दिलवाई। जैसे 1002 के आसपास से ही वो लड़ाइयों में शामिल होने लग गए थे। उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रकूट को हराया था। राष्ट्रकूट एम्पायर जो काम करता था कर्नाटका वाले क्षेत्र में, और उस आप जानते हैं नर्मदा रिवर के नीचे वाला हिस्सा जो था वहां पे रूल करता था, उसको 1002 में हराया। उसके बाद वेस्टर्न चालुक्यों ने जो है जब इनके साथ लड़ाइयां लड़ी, वेस्टर्न चालुक्य जो पावरफुल हो गए थे राष्ट्रकूटों के पतन के बाद, तो वेस्टर्न चालुक्यों के साथ भी इनकी कई लड़ाइयां हुई और वेस्टर्न चालुक्यों को इन्होंने हराया, जिसमें उनके राजा सत्यराय और जयसिंह द्वितीय थे। जयसिंह द्वितीय को भी हराया और सत्यराय को भी हराया, और इवन उनकी राजधानी तक ये चले गए थे। राजधानी तक को इन्होंने प्लंडर कर दिया था, उसको जाके कंट्रोल में ले लिया था। लेकिन वेस्टर्न चालुक्य जो है वो बार बार थोड़े थोड़े इनके खिलाफ हो रहे थे और अपना जो है साम्राज्य वो कहीं ना कहीं बचाने में सक्षम हो पा रहे थे। चालुक्यों ने, ईस्टर्न ने बिल्कुल इनके सामने घुटने टेक दिए थे, लेकिन वेस्टर्न चालुक्य फिर भी रुके हुए थे। और तेलंगाना वाला जो क्षेत्र है, हैदराबाद वाला जो क्षेत्र है, उसको भी इन्होंने इन्वेड कर दिया था, जिसको उस समय कोली पकाई कहा जाता था, उसको भी जीत लिया था जब राजा नहीं बने थे उस समय की ये बात चल रही है। उसके बाद बात करते हैं श्रीलंका की, जिसको उस समय सेलोन कहा जाता था। सेलोन जो था या श्रीलंका जिसको आज के समय हम कहते हैं, इसको आधा जो इसका भाग है लगभग, उसको तो राजा राज चोला ने ही जीत लिया था, मतलब राजेंद्र चोला के पिताजी ने जीत लिया था। और उन्होंने 1017 के आसपास श्रीलंका के ऊपर अटैक किए और काफी हिस्सा जो है जीत लिया। राजेंद्र चोला ने 1017 में पूरी तरह से श्रीलंका को अपने कंट्रोल में ले लिया। पहले 1012 के आसपास राजा राज ने जीता था कुछ हिस्सा और उसके बाद इन्होंने पूरा जीत लिया। उस समय श्रीलंका के राजा हुआ करते थे महेंद्र फाइव जो है उनको हराया सबसे पहले लड़ाई में। राजेंद्र चोला उस समय लीड कर रहे थे आर्मी को, और राजा उस समय चोल के कौन थे? राजा राज थे। तो राजेंद्र चोला ने कई आर्मी की जो मुहिम है उनको लीड किया है, कैंपेन्स को लीड किया है। इसलिए कहा जाता है कि राजा राज की समय पे भी जो साम्राज्य का विस्तार हुआ उसमें भी राजेंद्र चोला का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और अपने समय पे तो उन्होंने एक्सपेंड किया ही किया है, वो तो है ही। इन्होंने महेंद्र फाइव को हराया, कैप्चर किया, उसके बाद उनको जेल में भी डाला और 12 साल तक जेल में डाला। उसके बाद उनकी वहीं पे जेल में ही डेथ हो गई महेंद्र फाइव की, जो कि श्रीलंका के राजा थे। ऐसी चीजें हुई। कई जगहों पे ऐसा वर्णन मिलता है कि यहाँ पे जब इन्होंने अटैक किया चोला किंगडम के रूलर्स ने और उनकी आर्मी ने श्रीलंका के अंदर, तो कई जो उस क्षेत्र के जो मोनेस्ट्रीज थी, क्योंकि श्रीलंका के अंदर आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म एक प्रोमिनेंट रिलीजन है, तो कई मोनेस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया गया। लेकिन कई जगह इस चीज़ों का माना भी नहीं जाता, कई इतिहासकार इसको नहीं मानते, क्योंकि उनका मानना है और ये बातें क्लियर हैं बहुत जगह पे कि चोला किंगडम के जो राजा हुआ करते थे वो धार्मिक तरह से बहुत ज़्यादा उदार थे। उन्होंने मोनेस्ट्रीज भी बनवाई हैं, जैसे कि आपको चूड़ामणि जो विहार है, जो एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, उसका निर्माण हुआ था राजा राज के समय पे, और उन्होंने एक गांव का पूरा कर जो है, टैक्स जो है, उसको डोनेट कर दिया था कि ये जो गांव है इसका टैक्स हमेशा इस चूड़ामणि विहार को मिलता रहेगा ताकि ये चलता रहे। तो ये चीज़ें हैं, और इस चीज़ के ऊपर चोला इंस्क्रिप्शंस में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि उन्होंने किसी तरीके का प्लंडर किया जाके श्रीलंका के अंदर। लेकिन जब आर्मी किसी देश के ऊपर इन्वेजन करती है तो बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय तो होती हैं, डिस्ट्रक्शन तो होता ही है। तो हम इस चीज़ के ऊपर कोई क्लियर ओपिनियन नहीं दे सकते, क्योंकि इतिहासकार भी नहीं देते हैं। तो उस समय इसको जो महेंद्र जो राजा थे, महेंद्र फाइव, इनको कहा जाता था, इनके साम्राज्य को सिंहाला किंगडम कहा जाता था, सिंहाला कंट्री कहा जाता था, उसको इन्होंने जीत लिया था और उसके बाद श्रीलंका पूरा इनके कंट्रोल में आ गया था। राजा राज के समय यहाँ तक का आ गया था और फिर राजेंद्र चोला के समय पूरा आ गया था। तो ये वेणी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे ईस्टर्न चालुक्याज हुआ करते थे, ठीक है, और इधर वाले जो है वो वेस्टर्न चालुक्याज हुआ करते थे। ईस्टर्न चालुक्याज इनके कंट्रोल में थे राजा राज के समय से, वेस्टर्न चालुक्याज के साथ इनकी झड़प रहेगी, कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे। अब बात आती है पांड्या और चेरा की। वेस्टर्न चालुक्यों पे आएंगे हम, लेकिन पहले पांड्या और चेरा की बात कर लेते हैं। पांड्या और चेरा का तो मैं आपको बता चुका हूं कि
पहले से यहाँ पे थे। चेरा, चोला और पांड्या, ये 3 डायनेस्टी हुआ करती थी। संगम एज के समय से थी ये डायनेस्टीज। तो राजा राज ने, जो इनके पिता थे राजेंद्र चोला के, उन्होंने चेरों को भी हराया था, पांड्यों को भी हराया था, और ये पूरा जो क्षेत्र है इसको यूनाइट करके चोलों के अधीन कर दिया था। और एक उपाधि भी ली थी मुम मुंडी की। मुम मुंडी का मतलब होता है किंग ऑफ 3 किंगडम, 3 सल्तनतों का राजा। और वो 3 सल्तनत किसकी? चेरों की, चोलों की और पांड्यों की, तीनों के वो रूलर बन गए थे। तो राजेंद्र चोला ने इनको पूरी तरह से हरा दिया था। लेकिन उसके बाद राजा राज चोला ने, फिर राजा राज के बाद उनके बेटे राजेंद्र चोला जब आए सत्ता में, तो उन्होंने फिर से इनके ऊपर अटैक किया और इनको सामने झुकाया अपने 1018 में, और कहा कि अब तुम्हें मुझे एक तरह से वो देना पड़ेगा, मेरी अथॉरिटी को स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी अथॉरिटी को स्वीकार करने के लिए उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को यहाँ पे वाइसरॉय बनाया, जिसका टाइटल दिया कि जट वर्मन शुंदारा चोला पांड्यान का उन्होंने उनको टाइटल दे दिया कि चोला और पांड्या का एक सम्मिलित रूप से इस क्षेत्र का ये वाइसरॉय है। और उसका हेडक्वार्टर जो है वो मदुराई में बनाया। मदुराई आप जानते हैं कि ऐतिहासिक तौर पे पांड्यों की जो है कैपिटल हुआ करती थी, वहां पे उसको वाइसरॉय बना दिया। मतलब पांड्यों की जो हुकूमत है उसको पूरी तरह से इन्होंने दबा दी। अब चालुक्यों के साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते थे। ईस्टर्न चालुक्यों को तो हरा दिया था वेणी में, और वो इनकी अधीनता में थे, इनके अंडर काम कर रहे थे। लेकिन वेस्टर्न चालुक्य जो हैं वो बार बार जो हैं अपनी स्वायत्तता के लिए लड़ रहे थे, अपने संप्रभुता के लिए लड़ रहे थे, और वो चोलों के साथ कई युद्धों में उन्होंने भाग लिया। 1015 के आसपास जयसिंह द्वितीय जो हैं वो राजा बनते हैं वेस्टर्न चालुक्यों के। और वेस्टर्न चालुक्यों के जब वो राजा बनते हैं उस समय जो है, जो राजेंद्र चोला हैं और उनकी जो आर्मी है वो श्रीलंका की तरफ बिजी होती है। तो उन्होंने अपना जो क्षेत्र रिकवर करना था, उनको जो हिस्सा वो पहले हार गए थे राजा राज के समय, उस क्षेत्र को कुछ हिस्से में उन्होंने रिकवर किया। उन्होंने चोलों के क्षेत्रों को थोड़ा सा बैकफुट पे धकेला, राजा राज के समय जो हार गए थे, और वो जयसिंह द्वितीय जो है वो राजा बन गए वेस्टर्न चालुक्यों के। सब ठीक चल रहा था, फिर भी ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 1021 में ईस्टर्न चालुक्यों के राजा विल्मादित्य की डेथ हो गई। विल्मादित्य की डेथ होने के बाद उनके बेटों में एक डिस्प्यूट हो गया, जो वॉर ऑफ सक्सेशन की जो लड़ाई होती है कि राजा के बाद कौन सा बेटा जो है वो शासक बनेगा। तो एक तरफ था विजयादित्य 7 और एक था राजा राज नरेंद्र। तो राजा राज नरेंद्र जो है वो किसका बेटा था? वो जो कुंडाबाई थी जिसने राजेंद्र चोला को पाला था, उसका बेटा था। तो राजेंद्र चोला ऑब्वियसली उनके बेटे को सपोर्ट करेंगे, नरेंद्र को सपोर्ट करेंगे। और ये जो वेस्टर्न चालुक्य हैं, जयसिंह द्वितीय जो हैं, ये इसको सपोर्ट करते थे विजयादित्य 7th को। तो जयसिंह ने क्या किया, जो कि यहाँ के राजा हैं चालुक्य एम्पायर के, उसने यहाँ पे वेणी में जो ईस्टर्न चालुक्यों की ब्रांच थी, इसमें एक दूसरे बेटे को सपोर्ट किया, और चोला किंगडम की तरफ से राजेंद्र चोला ने एक दूसरे बेटे को सपोर्ट किया। तो 2 बेटों के बीच में लड़ाई, इसमें राजेंद्र चोला ए को सपोर्ट कर रहे हैं और ये जो हैं बी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोनों के बीच में लड़ाई होगी ही होगी, आप समझ सकते हैं इस बात को। तो वेंगी वाला जो क्षेत्र था, यहां पे राजा बनाने के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, किसके बीच में? वेस्टर्न चालुक्यों और चोलों के बीच में, और एक लड़ाई लड़ी गई जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ मस्की। तो जयसिंह द्वितीय, ध्यान से रखिएगा इस बात को, जयसिंह द्वितीय ने विजयादित्य 7 को सपोर्ट किया और राजेंद्र चोला ने राजा राज नरेंद्र को सपोर्ट किया, और कहा कि हम जो है मिलके विजयादित्य को और जयसिंह द्वितीय को हराएंगे, और उसके बाद नरेंद्र को जो है वो ईस्टर्न चालुक्यों का राजा बनाएंगे, वेंगी का राजा बनाएंगे। ये चीज थी। अब बैटल ऑफ मस्की हुआ, और बैटल ऑफ मस्की में जयसिंह द्वितीय को बुरी तरह से हराया गया। चोल किंगडम जो है वो जीत गया, और चोलों की जो मर्जी थी, राजेंद्र चोला की जो मर्जी थी कि नरेंद्र को राजा बनाया जाए ईस्टर्न चालुक्यों का, तो नरेंद्र को राजा बनाया गया। ये चीज हो गई। अब आगे भी चीजें कंटिन्यू रही, ऐसा नहीं है कि यहां पे चीजें खत्म हो गई। 1031 में वेस्टर्न चालुक्यों ने फिर से वेंगी के ऊपर आक्रमण किया और वेंगी को जीत लिया एक बार के लिए, और नरेंद्र को यहां से हटा दिया। राजा जो नरेंद्र थे यहाँ के, उनको एग्जाइल पे भेज दिया। अब फिर से राजा नरेंद्र को जो है राजेंद्र चोला की हेल्प की जरूरत थी। फिर से चोला आर्मी गई वेंगी के अंदर, जाके उन्होंने विजयादित्य को हराया, वेस्टर्न चालुक्यों की आर्मी को हराया।
एक बैटल हुआ कालादांदी में, जिसमें विजयादित्य को हरा के, वेस्टर्न चालुक्यों को हरा के फिर से नरेंद्र को यहाँ पे तख्त पे बिठाया गया 1035 में। तो ये चीजें हुई। चालुक्यों को इन कॉन्फ्लिक्ट्स में, ईस्टर्न चालुक्यों की जगहों पे कभी भी चोलों ने जीतने नहीं दिया। ये चीजें हुई 1035 तक। बाद में जाके 12th सेंचुरी में तो जो है चालुक्य और ताकतवर हो गए थे, चोला थोड़ा सा डाउन पे जाने लग गए थे, ऐसी चीजें होने लग गई थी। अब क्या होता है आगे चल के कि जब चोलों का चालुक्यों के साथ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो थोड़ा एक तरह से सप्रेस हो गया, उसको दबा दिया, वेस्टर्न चालुक्यों को बैकफुट पे धकेल दिया, तो उसके बाद राजेंद्र चोला का अगला मिशन था कि नॉर्थवार्ड हमें अपना एक्सपांशन करना है, नॉर्थ की तरफ। साउथ में तो इनका डोमिनेंस हो ही गया था, तो अब उनका मकसद था कि पहले कलिंग के रास्ते होते हुए गंगा के आसपास के क्षेत्र को जीतेंगे। आप गंगा को जानते हैं कि गंगा तो उत्तर भारत में बहती बहती फिर जो है बंगाल की खोड़ी में जाके गिरती है, बंगाल से होती हुई। तो बंगाल वाला जो क्षेत्र है वो भी तो गंगा के आसपास का क्षेत्र हुआ, तो वहां पे इनको जीतना था। तो सबसे पहले कलिंग एम्पायर को इन्होंने हरा दिया था। कलिंगा को हराते अपने डोमिनेंस में पहले से ही ले रखा था राजा राज के समय से ही। तो फिर उसके बाद ये गए किसकी तरफ, पाल किंगडम की तरफ। पाल किंगडम का मैंने आपको मैप में भी बताया था उस समय, जो बंगाल का किंगडम था उसकी तरफ ये चले गए। यहाँ पे पाल काम करते थे, उनकी यहाँ पे जाके उनको हराना था इनको। तो कलिंग के रास्ते हुए ये पाल की तरफ गए। तो पाल की तरफ गए 1019 में। यहाँ पे जाके जो पालों के राजा थे महिपाल को हराया और उनसे हाथी, विमेन, ट्रेजर जो भी था उनसे छीन लिया, बहुत कुछ एक्वायर कर लिया। और कुछ अभिलेख और एक त्रिवाल गाडू प्लेट्स जो है उसमें ये मेंशन किया गया है कि इसमें तकरीबन 2 साल तक दोनों किंगडम्स के बीच में कई झड़पें हुई, कई लड़ाइयाँ हुई और अल्टीमेटली जो है माइटी चोला एम्पायर जो है, वो चोला आर्मी जो है उसकी जीत हुई, उसने फतेह कर दिया पाल किंगडम को। और राजेंद्र चोला ने रानासुरा की आर्मी को और धर्मपाल की आर्मी को हराया। धर्मपाल जो कि कंबोज पाल डायनेस्टी के रूलर थे, उसको हरा दिया। लास्ट रूलर हुआ करते थे कंबोजा पाल डायनेस्टी के वो, तो उसको हरा दिया। फिर चंद्रा डायनेस्टी को भी ईस्ट बंगाल में हरा दिया और गोविंद चंद्रा जो थे उसके राजा थे उसको भी हरा के इन्होंने बंगाल को अपने कंट्रोल में ले लिया पूरी तरह से। तो ये बंगाल वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे भी इनका डोमिनेंस हो गया। वैसे देखिए इनका डोमिनेंस कहाँ तक है वो तो आप देख ही पा रहे हैं कितना बड़ा है। इसकी बात करेंगे भारत के बाहर वाले जो इनके कैंपेन है उनमें। उसके बाद इन्होंने जो है चालुक्यों को हराने के बाद, कलिंगों को हराने के बाद, गंगा, पाल, इन सभी गंगा के आसपास के क्षेत्रों में जो छोटे मोटे किंगडम उनको हराया। तो उसके बाद इन्होंने एक टाइटल लिया जिसका नाम था गंगाईकोंडा। गंगाईकोंडा का मतलब होता है चोला किंग हु टुक ओवर द डिफीट ऑफ गंगा। गंगा के आसपास के क्षेत्र में जिस चोला राजा ने रूल किया उसको क्या कहा गया, गंगाईकोंडा। और गंगाईकोंडा चोलापुरम नाम की एक कैपिटल भी उन्होंने यहाँ पे स्थापित करी और इस क्षेत्र में चोलों ने कई लंबे समय तक रूल किया। 1280 में जाके बाद में इनकी जो स्वायत्तता है वो यहाँ से चली गई, उसके बाद इनको डिफीट कर दिया गया और ये बैकफुट पे चले गए। यहाँ पे उन्होंने एक बृहदेश्वर मंदिर भी बनवाया। बृहदेश्वर मंदिर राजा राज ने बनवाया था, वो तंजौर में था और इन्होंने गंगाकोंडा चोलापुरम में बनवाया वैसा ही सिमिलर मंदिर। तो ये भी एक काफी पॉपुलर मंदिर है। और जो तंजौर वाला मंदिर है वो तो विश्व धरोहर है, यूनेस्को हेरिटेज साइट है और भारत के द्रविडियन कल्चर में, द्रविडियन आर्किटेक्चर में बना सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक है वो। तो वो उनके पिता ने बनवाया और ये इन्होंने बनवाया। फिर इनके ओवरसीज एक्सपीडिशंस शुरू होते हैं, देश से बाहर जो उन्होंने कैंपेन किए, जो अभियान किए, जो इनकी पावरफुल नेवी ने उनको लीड किया, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने श्रीविजया किंगडम जो था, श्रीविजया किंगडम सुमात्रा और इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में था। ये श्रीविजया किंगडम है, आप इसको देख पा रहे होंगे, ये वाला जो क्षेत्र है ये था। ये काफी हिस्सा आपको दिख रहा है ईस्ट वाले हिस्से में इंडिया के, आप जाके देख सकते हैं। एशिया के इस वाले भाग में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जाके इन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी। इससे श्रीविजया किंगडम के पहले रिलेशंस अच्छे होते थे राजा राज के समय, लेकिन बाद में क्या हुआ वो पता नहीं। इतिहासकार इसके ऊपर मतभेद रखते हैं कि श्रीविजया के साथ राजा राज के समय रिलेशन अच्छे थे, लेकिन बाद में राजेंद्र चोला के समय रिश्ते खराब क्यों हुए। लेकिन जो भी है, राजेंद्र चोला ने इनके ऊपर इन्वेजन किए और इनको अपने अधीनता स्वीकार करवाई और यहाँ पे अपनी मन मर्जी राजाओं को बनाया। तो चोलों ने सबसे पहले यहाँ पे राजेंद्र चोला जब राजा थे उस समय 1025 के आसपास काडाराम जो कैपिटल हुआ करती थी इस श्रीविजया किंगडम की, पनाई जो कि सुमंत्रा में था, मलियोर जो कि मलय पेनिनसुला में था आज के मलेशिया वाले हिस्से में, उसको कंट्रोल में लिया, जिसको जीता। उसके बाद इन्होंने लंग कस्कू का एक किंगडम हुआ करता था मलेशिया और थाईलैंड वाले हिस्से में, उसको भी जीत लिया।
ऐसे करके इन्होंने शैलेंद्र डायनेस्टी जो थी उसको भी, जो शैलेंद्र डायनेस्टी जो यहाँ पे काम करती थी श्री विजया किंगडम में, उसको पूरी तरह से यहाँ पे कैप्चर कर लिया, उसको हरा दिया। और श्री विजया किंगडम हारने के बाद इन्होंने जो है यहाँ पे अपनी मर्जी से अपने व्यक्ति को राजा बना दिया। अब क्या रीजन थे कि क्यों पहले रिश्ते अच्छे थे और बाद में रिश्ते बिगड़ गए, इसके बारे में इतिहासकार थोड़े मतभेद रखते हैं, तो हमें भी पता नहीं है। लेकिन राजा राज के समय इस श्री विजया किंगडम के साथ अच्छे रिश्ते थे और राजेंद्र चोला ने इस किंगडम को हरा के अपनी मर्जी से राजा बना दिया। तो यहाँ की हम बात कर रहे हैं, इस क्षेत्र को इन्होंने जब जीता था उसकी बात चल रही है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, आगे आने वाले समय में इन्होंने इंडोनेशिया के जो आइलैंड्स हैं, आप जानते हैं कि बहुत सारे आइलैंड्स हैं इंडोनेशिया में, और किंगडम जो थे कंबोडिया के अंदर भी छोटे मोटे कई किंगडम्स थे, उनको धीरे धीरे करके हराते गए और वहां पे अपनी मर्जी से राजाओं को ये बनाते चले गए। जैसे वहां पे एक खैमेर एम्पायर हुआ करता था, खैमेर एम्पायर अच्छा बड़ा एम्पायर हुआ करता था। खैमेर एम्पायर ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे, जिसमें थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, ये वाला जो क्षेत्र है आया करता था एक समय पे। तो यहाँ पे राजा उन्होंने सबसे पहले बनाया किसको, सूर्यवर्मन फेस्ट को। सूर्यवर्मन को यहाँ पे राजा बनाया गया। सूर्यवर्मन से ज्यादा जो मशहूर हुए इसके अगले राजा सूर्यवर्मन सेकंड हुए। सूर्यवर्मन सेकंड ने क्या किया था, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पे है, कंबोडिया में है, जिसका नाम क्या है, अंकोर वाट। अंकोर वाट का जो मंदिर है ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है और ये कहाँ पे है, कंबोडिया में है। ये इस सूर्यवर्मन सेकंड राजा ने बनवाया था, जो कि किसकी मर्जी से राजा बना था, चोलों की मर्जी से राजा बना था। आज कंबोडिया का आप मैप देखेंगे, कंबोडिया का फ्लैग देखेंगे, तो उसमें भी इस मंदिर का आपको फोटो तस्वीर नजर आएगा। ये एक बहुत बड़ी विश्व धरोहर है। ये मंदिर यहाँ पे बनाया गया, इस दौर में बनाया गया, सूर्यवर्मन सेकंड के दौर में बनाया गया, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा हेरिटेज है और ये बहुत बड़ी एक लिगेसी भी है इन चोला डायनेस्टी के रूलर्स की, जिन्होंने हिंदू रूल को वहां तक कंबोडिया तक पहुंचाया। उन्होंने इसके ऊपर बड़े बड़े मंदिर भी बनवाए। अगर इनके रिलेशंस की बात करें, ये तो इनके एक्सपीडिशंस की बात होगी राजेंद्र चोला के और चोल डायनेस्टी के। चोल डायनेस्टी के जो रिश्ते थे चाइनीज लोगों के साथ और चाइना के जो उस समय की जो डायनेस्टीज थी वो काफी अच्छे थे, हेल्दी रिलेशंस थे। चाहे वो टांग डायनेस्टी हो, सोंग डायनेस्टी हो, इन सभी के साथ इन्होंने ट्रेड किया है। तो व्यापारिक संबंध रहे इनके, जैसे मैंने आपको मैप में पहले भी दिखा चुका हूं मैं कि ये जो इनका ट्रेड रूट था, ये रेड वाली जो लाइन है, ये ट्रेड रूट था इनका, चाइना तक ये ट्रेड करते थे। तो चाइना तक ट्रेड करते थे तो उनके साथ रिश्ते अच्छे ही थे और कई जगह ये चीज़ें पता चलती हैं कि उनके साथ इनके रिश्ते अच्छे थे। कई अभिलेख मिले हैं, कई जगहों पे बड़े सेटलमेंट्स थे, कई मंदिर थे। तो मतलब चाइना के साथ इनके अच्छे रिश्ते रहे, दोनों तरफ से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, म्यूचुअल एक तरह से रेस्पेक्ट थी, ये चीज़ें हुई। जैसे वहाँ पे कुछ मंदिर भी बनाए गए, जैसे चेचियान मंदिर या चेदियान मंदिर जो है चाइना में, वो आज भी है। कुछ मंदिर तो डिस्ट्रॉय कर दिए गए जब चाइनीज क्रांति हुई थी, एक याद होगा आपको, चाइनीज क्रांति के दौरान जब वहाँ पे माओइस्ट फॉर्म चल रहे थे, रिलीजन के खिलाफ कई सारी मुहिम चलाई गई, तो बहुत सारे मंदिर टूट गए और बहुत सारे रिलीजियस जो स्ट्रक्चर्स थे वो उनको तोड़ा गया, उनमें से मंदिर भी थे। तो वो चीजें हुई। उसके अलावा वहाँ पे बड़े बड़े शिवलिंग्स भी स्थापित किए गए, जैसे बम्बो पार्क शिवलिंग है, बम्बो पार्क में चाइना में एक बहुत बड़ा शिवलिंग है, वो देखने को मिलता है। वो भी इसी टाइम के समय पे बना था, ये माना जाता है। कई इंस्क्रिप्शंस ये बताते हैं कि चाइना के साथ चोला के अच्छे रिलेशंस थे। ये चीजें हुई। राजेंद्र चोला की डेथ की बात करें तो ये एग्जैक्ट रीजन नहीं पता कि कैसे डेथ हुई, लेकिन उसके बाद, इनकी डेथ के बाद, इनकी एक रानी थी वीरा महादेवी, इन्होंने सती किया था इनके लिए, इनके साथ। सती का मतलब आप समझते हैं कि पति की चिता के साथ स्वयं जल जाना, वो सती का जो प्रथा थी। ऐसे तो कुरीति ही थी, लेकिन वो था, सिस्टम था हमारे देश में, तो ये चीजें हुई। और राजेंद्र चोला की डेथ पे उनकी एक रानी ने उनके साथ अग्नि, एक तरह से वो अपने आप को समाधि, एक तरह से अग्नि में वो झोंक दिया अपने आप को, अपने प्राण दे दिए। उनकी कई रानियां थी, ये नाम आप देख सकते हैं, कई सारी रानियां थी उनके। उनका जो बेटा था राजाधीरा चोला फर्स्ट, वो उनके बाद अगले शासक बनते हैं और उन्होंने इस साम्राज्य को आगे चलाया। उसके बाद इनकी लेगेसी की बात करें जो कि काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी आर्मी इनके पास थी, तकरीबन 1.5 मिलियन की आर्मी थी, जिसमें तकरीबन 9 लाख काफी स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स माने जाते थे, जो कि आप देखते हैं कि भारतीय इतिहास में किसी राजा के पास इतनी बड़ी सेना नहीं रही। तो और इनकी जो नेवी थी वो अनमैचेबल थी, इतनी बड़ी नेवी भी, इतनी ताकतवर नेवी भी उस समय इंडियन सबकॉन्टिनेंट में किसी के पास नहीं थी। उसके बाद जो है
इनको सम्मान देने के लिए और जिस तरीके की इनकी नेवी थी, तो नेवल ट्रेनिंग एकेडमी एज टीएस राजेंद्र नाम से एक भारत की सरकार ने एक आर्मी का जो ट्रेनिंग एकेडमी है उसका नाम रखा टीएस राजेंद्र। वो इनको ही नाम देने के लिए दिया है, राजेंद्र जो राजा हुए हैं उनके लिए। और ये जो राजा हुए हैं चोल वंश के, चाहे वो राजेंद्र चोला हो, राजाराज चोला हो, उन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर को काफ़ी पैट्रोनेज दी और काफ़ी फ्लोरिश किया। काफ़ी मार्वलस मंदिर बनवाए इन्होंने, शिव भगवान के मंदिर काफ़ी बनवाए इन्होंने, क्योंकि शिव भगवान के उपासक हुआ करते थे चोल वंशज, शैविज्म को मानते थे काफ़ी। लेकिन साथ ही वो दूसरे रिलीजन्स के लिए भी उद्धार थे और बाकी रिलीजन्स को इम्पोर्टेंस समझते थे। मोनेस्ट्रीज वगैरह बनवाई और कोई धार्मिक प्रोसिक्यूशन देखने को मिलता नहीं है। कई जगहों पे कुछ चीज़ ऐसे मेंशन होते हैं कि शैविज्म और वैष्णविज्म के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट थे, लेकिन वहाँ पे भी कोई प्रोसिक्यूशन ऐसा नहीं नज़र आता है कि वैष्णविज्म के लोगों को बहुत ज़्यादा कोई परेशान किया गया। किसी छोटे मोटे राजा ने कुछ किया हो तो अलग बात है, लेकिन जो बड़े किंग हुए हैं राजेंद्र चोला और राजाराज चोला जैसे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इन्होंने करी हैं, ये इनकी लेगेसी है और ये इनका किंगडम और इनके किंगडम का इन्फ्लुएंस। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट तो कीजिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी के बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ भी जुड़िएगा, जैसे हमारी एप्लीकेशन है, इससे आप जुड़ेंगे तो आपको इन वीडियोज़ की PDF मिल जाएंगी, इनसे रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ वगैरह वो मिल जाएंगी, इनसे रिलेटेड और वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आप घर बैठे अपने एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, हिस्ट्री के कोर्सेज यहाँ पे मिल जाएंगे, और भी कोर्सेज यहाँ पे अपलोड होते रहते हैं, तो वो आप यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। बहुत मिनिमम प्राइस में आपको यहाँ पे मिलेंगे और चैट सेक्शन के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी आपका सजेशन हो, उसका मोस्ट वेलकम है। कोर्सेज ज्वाइन करेंगे तो आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ उनके नोट्स और उनसे रिलेटेड टेस्ट भी मिलेंगे, ताकि आप अपना आकलन भी कर पाएँ कि आप कितना सीखे हैं और कितना आप प्रिपेयर हैं अपने एग्जाम के लिए। और बाकी प्लेटफॉर्म्स भी हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ेंगे तो आपको इन्फॉर्मेटिव रील्स मिलेंगी, फेसबुक, टेलीग्राम, यहाँ पे भी आपको अपडेट्स मिलती रहती है। सो वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।